हेलो 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 हेलो। स्वागत है आपको सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का हिंदी संपूर्ण सिलेबस के साथ। और हिंदी में इसके एग्जाम पैटर्नों को समझेंगे कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है और इसमें सब कितने कितने मार्क्स का होता है। इन सभी ही के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने टेंथ और 11th में हिंदी, आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे। ये हमारी मातृभाषा है तो सभी लोग पढ़े भी होंगे। कुछ न कुछ कोई लोग होंगे जो अधिक पढ़े पढ़े होंगे। अब कोई लोग सोचेंगे कि ये 12th, और हम कोई लोग सोचेंगे कि हम 11th में नहीं पढ़े हैं हिंदी तो हमें 12th पढ़ने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो इसे ये सब इसमें कोई बात नहीं है। 11th का चैप्टर अलग होता है और 12th का चैप्टर अलग होता है। हम लोग वो दोनों वो सब 11th और 12th दोनों अलग अलग चैप्टर होते हैं। इसमें ना 11th का चैप्टर 12th में मिलेगा, ना ही 12th का चैप्टर आपको 11th में मिलेगा। सब अलग अलग, सब इस अलग अलग चैप्टर है इसमें। तो इसमें टोटल चैप्टर 26 है और इसको भी हिंदी को भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक गद्यखंड हो गया, एक काव्य खंड। जैसे प्रोज या पोएट्री को कहा जाता है। और इसमें और हिंदी व्याकरण भी पढ़ेंगे। समास क्या है, संधि क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे निबंध, फिर पत्र लेखन। इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज हम सबसे पहले सिलेबस और इन पैटर्नों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मोटिवेशन ले लेते हैं। जैसे कि आप सभी को मोटिवेट कुछ मिले तो युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, कि युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान। युद्ध वाले दिन तो बस प्रमाण दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बस मोटिवेशन है। इसी के साथ हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए। तो पहला, जैसे कि हमने कहा कि 12th हिंदी का सिलेबस पढ़ेंगे हम। इसमें इसको दो भागों में बटा गया। एक हो गया आपका बुक, एक हो गया ग्रामर। जैसे इसको एक किताब हो गया हिंदी में, और एक व्याकरण। दोनों लिख रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत इसमें ना हो। तो इस किताब में आपको बुक का नाम है दिग्गत। इसमें भाग 2 पढ़ेंगे हम लोग। इसमें आपको आएगा, जैसे बता भी दिए हैं, गद्य खंड और काव्य खंड, प्रोज पोएट्री। इसमें आपको 13 चैप्टर मिलेगा। और प्लस इसमें भी आपको 13 चैप्टर देखने को मिलेगा। टोटल आपका चैप्टर 26 हो जाता है। और ये मान लीजिए आपको ये मतलब एक 3 दिन में चैप्टर खत्म होगा। हम पहले इसमें इस सभी चैप्टर के बारे में पहले पढ़ेंगे हम।
कवि के बारे में और उनका लेखक परिचय। उसके बाद वो इस कविता में क्या लिखे हैं उसको पढ़ेंगे तब की शरण में आएंगे हम लोग। प्रश्न और उत्तर इस इसका लिखेंगे। तो पहला जैसे कि इसमें ग्रामर में हम बता दें आपको कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम, वर्ण, लिपि, भाषा, विशेषण और इसमें बहुत से हैं। जैसे तो इसमें हम पहला तो सभी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के पैटर्न को आपको समझाते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न इसमें ऑब्जेक्टिव, जैसे वस्तुनिष्ठ, प्रश्न और लघु स्तरीय प्रश्न। जैसे इसको हम कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तर 50 का ही देना है। इस 50 क्वेश्चन एक अंक, जैसे इसको लिख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन एक अंक का होता है। इसमें 50 क्वेश्चन एक एक अंक का होता है। जैसे कि आप कोई ऑप्शन टिक किए और आपका ऑप्शन गलत हो गया, तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा, या कोई भी दूसरा जो सही है उससे नहीं काटा जाएगा। आप जो सही किए हैं या गलत किए हैं, अगर सही किए होंगे तो आपका ये 1 नंबर जोड़ा जाएगा, और नहीं किए होंगे तो आपका
एक नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। आपका जो 50 नंबर है उसमें एक कम हो जाएगा, जैसे 49 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो आपको 50 में 50 टोटल टिक करते हैं तो आपको 50 में 50 टोटल मिल जाएगा। अब इसमें आते हैं आप सब्जेक्टिव में। इसमें भी 50 क्वेश्चन होता है, 50 अंक का। इसमें भी 50 अंक का कोई होता है। और इसमें 50 अंक में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपको 5 देखने को मिलेगा। 2 अंक, 2 अंक का ग्रेग है। ये भी आपको मतलब कम से कम से तीन तीन देखने को मिलेगा। ये आपको 15 नंबर का हो जाएगा। एक 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 होता है, एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का। ये जो बोले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे होता है कि बाल बाल कृष्ण भट्ट के जन्म कहाँ हुआ था, बाल भट्ट का पिता का नाम था, उनकी माता का नाम। ये बस छोटी छोटी जो 1-2 लाइन के शब्द होते हैं, उनको इसी को 2 नंबरिया कहते हैं। जैसे आप 5 नंबरिया को बताते हैं, ये 5 नंबरिया क्या होता है। इसमें जैसे आपको लिखना पड़ेगा कि जो बातचीत है उस सारांश के बारे में लिखे, कि ये बातचीत जो बाल कृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, इन इन कभी इन लाइनों को, इस लाइन का सारांश क्या कह रहा है, इसलिए आप ये बाल कृष्ण भट्ट है अपनी ये बातचीत में आप क्या आपको दर्शा रहे हैं, अर्थात आप इससे क्या समझ रहे हैं, यही इस इसके बारे में सारांश लिखा जाता है, जो कि आपको कम से कम 100 से 150 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो यही आपका टोटल मिलेगा। टोटल आपका 100 अंक का होता है। 50 हो गया ऑब्जेक्टिव, 50 हो गया ये आपका सब्जेक्टिव। और ये आप 100 अंक कैसे प्राप्त करेंगे, आपको ग्रामर भी आपको, अब 100 अंक कैसे आप प्राप्त करते हैं, ग्रामर भी आपको पढ़ेगा और आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे, तब इन दोनों का पढ़ने के बाद आपको 100 में 100 नंबर मिल पाएगा। अगर आप अगर किताब को दिगत भागों को उठाते हैं, खाली आप रोज पोएट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप वे ग्रामर और बुक पढ़ेंगे तो आपको 100 में से 100 मिल सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों पढ़ेंगे या कोई एक। मेरा आशा है कि आप लोग इसे दोनों को पढ़ेंगे, तब आपको अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस हिंदी में। तो चलिए चलते हैं अब सिलेबस के बारे में। कब सिलेबस को जान लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को जानना चाहिए कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन आता है, कौन कितने के नंबर के क्वेश्चन आता है। तब उसके बाद हमें सिलेबस का अध्ययन करना होता है कि अब तो ये एग्जाम पैटर्न जान लिया, अब सिलेबस देखते हैं कि कितना कौन सा सिलेबस है, उसके अनुसार मैं अपना तैयारी स्टार्ट करता हूँ। तो गद्य खंड में गद्य खंड में चलते हैं। पहला आता है बात बातचीत। बाल कृष्ण भट्ट। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप मेरी अब बातों को
रहे हैं, आप अपने नोट्स पर लिख सकते हैं। दूसरा आता है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये ना, आप लोग समझिएगा कि उसने कहा था, तो आप लोग सोचेंगे आप किसने कहा था। ये इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा था। ये एक कवि हैं। संपूर्ण क्रांति। तीसरा संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। जयप्रकाश नारायण। चौथा आता है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। धारी सिंह दिनकर। अब ये सभी हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि ये सिलेबस है कि सबका अर्थ क्या होता है। रोज। सचितानंद हीरानंद। हीरानंद वात्सल्य। छवा आता है एक लेखक और एक पत्र। एक लेखक और एक पत्र। भगत सिंह। और आता है सातवां ओ सादा नीरा। जगदीश चंद्र माथुर। चंद्र माथुर। और आठवां आता है सिपाही की माँ। मोहन राकेश। इस समय मैं पाठ को लिख रहा हूँ, कौन सा पाठ है, और इस इधर लिख रहा हूँ कवि। कवि किसने लिखा था, और हाइफन भी दे रहा हूँ, आप लोग समझ सकते भी हैं। और नौवा प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज। नामवर सिंह। नामवर सिंह। 10वां जूठन। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रकाश वाल्मीकि। और 11वां आता है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा
अकेला कौन? ये अपने पंथ लीजिएगा आप लोग। इस चैप्टर का नाम है मल्यज। 12 तिरिच उदय प्रकाश। तिरिच उदय प्रकाश। 13 शिक्षा। 13 शिक्षा। जे कृष्णा मूर्ति। ये गद्य खंड में आपको 13 चैप्टर को पढ़ना है और आपको काव्य खंड में भी 13 चैप्टर को पढ़ना है। टोटल आपको 26 चैप्टर होता है और व्याकरण में बताएंगे आपको कम से कम मेरे हिसाब से 14-15 उसमें भी हो जाएगा क्या तो पहला बातचीत बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखा गया है। अर्धनारीश्वर मतलब इसमें आपको नजर आ रहा है अर्धनारीश्वर 2 शब्द को जोड़ा गया है इसमें। आपको शिव और जैसे पता चला शिव और पार्वती जी का बताया गया है कि मतलब एक ही शरीर रहेगा लेकिन आपको उसमें दो अथी का दो आदमी को देखने को मिलता है। जैसे आप लोग देखे भी होंगे कि कोई फिल्म या चीज में आपको एक तरफ ऐसे शिव जी का मुख होगा इस तरफ पार्वती जी तो उसी को हम लोग अर्धनारीश्वर कहते हैं। एक एरोज ये एरोज पार्ट का नाम है। दूसरा ये दूसरा कोई रोज नहीं है जो जैसे आप इसको ROSE लिखते हो वो चंद सचितानंद हीरानंद वात्सल्य द्वारा लिखा गया है। और एक लेख और एक पत्र भगत सिंह द्वारा आप तो इनको जानते भी होंगे भगत सिंह। ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर सिपाही की माँ मोहन राकेश प्रगीत और समाज नामवर सिंह जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। जैसे कि आप कोई कुछ भी खाना वाना खा रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें वो आप बच जाता है तो उसी को आप लोग जूठन कहते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्यज जैसे कि कोई व्यक्ति बैठा है और अकेले ही मौज मस्त एकदम अपने अपने में ही वो मगन है खुश एकदम उसी को हंसते हुए बता रहे हैं कि हंसते हुए अकेलापन अपने अकेलेपन के बारे में ये अब मल्य जी बताएंगे। तिरिच उदय प्रकाश। शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। जैसे कि शिक्षा आप लोग जैसे कि शिक्षा हो गया आप लोग किसी से पढ़ रहे हैं वो भी शिक्षा ही है। आप किसी को भी कुछ भी बता रहे हैं जो जो वो नहीं जानता है वो भी एक शिक्षा ही है। बताइए कुछ भी आप बता रहे हैं चाहे समझ रहे हैं वो सब शिक्षा के माध्यम से ही होता है। तो ये आप लोग गद्यखंड पढ़ लिए इसमें 13 चैप्टर है। तो हम उसके बाद चलते हैं काव्य खंड की ओर। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतना क्यों बता रहे हैं चैप्टर के बारे में। अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े के बारे में नहीं समझेंगे तो कैसे आप लोग को पता चलेगा कि काव्य खंड में कितना चैप्टर है कौन सा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है चाहे गद्य खंड में कौन सी चैप्टर है इसमें कौन कितने कितने में है। मान लीजिए कोई आपसे पूछ लिया कि गद्य खंड के फर्स्ट चैप्टर का नाम बताइए तो आप लोग जिसको पता है वो बता देगा लेकिन जिसको नहीं पता है वो तो नहीं बता पाएगा। इसीलिए लिख दे रहे हैं कि आप लोग भी अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका कर इसे रख सकते हैं और इसको देखते रहिएगा। जैसे काव्य खंड
इधर पाठ लिखेंगे हम लोग और इधर लिखेंगे कवि के नाम। जन्म उनके जन्म और जन्म उनके बारे में, जन्म और मृत्यु के बारे में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे कि इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था। अभी इसमें बताने का कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो पहला है कड़बक। कड़बक मलिक मोहम्मद। मोहम्मद से दूसरा पद। मान लीजिए किसी को कोई पद मिल गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री को कोई पद मिला है मंत्री के लिए, तो ऐसा कोई नहीं है कि वो पद है, ये पाठ का नाम है पद। और इसको लिखे हैं सूरदास, सुरों के कवि। तीसरा तीसरा भी पद ही है। और तुलसीदास, इनको तुलसीदास जी ने लिखा है। और चौथा आता है सौंपय, नाभादास। पांचवा कवित्व के भूषण। और आपको दिख नहीं रहा होगा तो बताइएगा, कुछ बड़ा बड़ा भी लिखेंगे। छवा कुल कोलाहल। सुकुल कोलाहल कलह में जयप्रकाश, जयशंकर। जयशंकर इसका होगा, जयशंकर प्रसाद। आठवां आता है, सातवां आता है आपका पुत्र वियोग। ये बहुत बहुत ही अच्छा से, अगर आपको पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। ये सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा है ये आपको दशक में और में भी आपको हमारे दसवीं से पढ़ने को भी मिला होगा। उषा, ये उषा कोई नहीं है, ये भी पाठ का नाम है। जैसे आप इसको अंशुर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक। नव जन जन का चेहरा एक। ये लिखे हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। और आपको दसवां आता है अधिनायक। अधिनायक रघुवीर सहाय। वीर सहाय। 11वां आता है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को
विनोद कुमार, विनोद कुमार। और आता है बरवा हार जीत, हार जीत। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जी द्वारा लिखे गए हैं। और आता है गांव का घर, इधर लिख देते हैं 13वां, गांव का घर। इसने लिखा है, इसको लिखा है ज्ञानेंद्र प्रति, नेंद्र प्रति। ये आपका टोटल 13 चैप्टर हो गया। काव्य खंड में 13 और गद्य खंड में 13, टोटल आपको 26 चैप्टर हो गया। और इसमें इसी यही आपको इन सभी चैप्टरों को पढ़ना है। और इसमें आप कुछ और लिखा दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको इसमें ये परीक्षा में उतना आता नहीं है। मान लीजिए कभी आ गया तो उसको आप उसको भी लिख सकते हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो से देख रहे होंगे तो आपको ये एग्जाम में आपको फायदा करेगा 2027 एग्जाम में। तो आप, और आपको पता हो तो आप लिख भी दीजिएगा। इसलिए आपको भी बता दे रहे हैं सिलेबसों के बारे में। तो प्रतिपूर्ति, ये हमारे देखने में उतना आता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कभी आ गया तो प्रतिपूर्ति एक पहला आता है, रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा। इस गोई सी, गोई गोई डी मुपासा, गाई डी मुपासा। दूसरा आता है, बस इसमें 3 ही चैप्टर है। कलश की मौत, कलंक की मौत, सॉरी वो कलश की मौत बताया गया, कलंक की मौत। और एक खाओ। तीसरा एसरमी, हेनरी लुपेज। यह आपको प्रतिपूर्ति में आपको हमारे देखने से इतना पूछता नहीं है, लेकिन लिखा दिए हैं कि आप मान लीजिए कभी आप कभी पूछ भी दिया तो आप लोग, और इस वीडियो के माध्यम से जाएंगे देख कर एग्जाम देने, तो आप इस तीनों चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। अच्छा, नहीं आए तो आपको भी पता भी तो चलेगा कि इस 12th में ये भी तो कोई चैप्टर है। तो आते हैं अब हम लोग व्याकरण के कुछ सिलेबस को देखते हैं कि व्याकरण में क्या क्या सिलेबस होता है और कितने, और इन सिलेबसों में क्या क्या हमको पढ़ना होता है। बस आप लोग लाइक और कमेंट शेयर करते रहिए। और कुछ गलत भी बोले होंगे तो कमेंट कीजिएगा कि जैसे मैं अपनी
कुछ बातों को सुधार भी सकूं। व्याकरण। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा कि मेरी ये क्लास कहाँ लोग आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। व्याकरण में आता है पहला हमें पढ़ेंगे भाषा तथा लिपि। भाषा तथा लिपि। दूसरा आता है वर्ण। तीसरा आता है शब्द। चौथा लिंग। पांचवा वचन। छह संज्ञा। सात सर्वनाम। आठ विशेषण। नौ क्रिया। 10 काल। 11 वाक्य। 12 कारक। 13 संधि। 14 समास। 15 पदबंध। 16 उपसर्ग। 17 प्रत्यय। उसके बाद 18 चिन्ह। 19 विलोम शब्द। 20 पर्यायवाची शब्द। उसके बाद मुहावरा भी पढ़ेंगे इसमें। मुहावरा। मुहावरा। अनेक शब्द के एक शब्द ये भी आता है। अनेक शब्द के एक शब्द। आपको ये भी एक शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द वाक्य। और शुद्ध वाक्य। ये शुद्ध शब्द में से मन कोई ये जैसे कि हम कारक लिखे हैं कारक गलत लिखे हैं कि सही और शुद्ध या चाहे शुद्ध वाक्य बताते हैं जैसे मैंने लिख दिया राम घर जाता है। ये शुद्ध वाक्य है या गलत है। गलत। गलत होगा तो इसको गलत करेंगे सही होगा तो इसको सही करेंगे। उसके बाद अब आप लोग सोच रहे हैं कि सब इतना 24 चैप्टर इसमें बता दिए हैं तो इसको कौन पढ़ाएगा तो ये इसको सब चैप्टरों को आपको हम भी पढ़ाएंगे आप एकदम छोटी से छोटी भाषाओं में एकदम अपने जो मातृभाषा होती है उसी के माध्यम से आपको छोटी छोटी शब्दों में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और हम भी कुछ आप सभी के से कुछ सीखना चाहते हैं और जो मेरे पास है आपको बता रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम अब जो आता है जैसे कि निबंध हो गया पत्र लेखन या फिर जैसे कि पैराग्राफ हो गया ये सब के में चलते हैं। इस सब के को भी बता देते हैं कि ये सब क्या क्या है। तो इसमें आएगा आपको निबंध। निबंध पत्र लेखन संक्षेपण क्षेपण। ये आपको निबंध 8 नंबर को मिलेगा। ये पत्र लेखन भी मेरे से 8 को होगा ये आपको 4 नंबर का होगा।
निबंध में आपको जैसे मिल गया कि किसी माने प्रदूषण प्रदूषण पढ़ लिखे हैं तो क्या प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं, चाहे महात्मा गांधी जी के बारे में लिखे, चाहे कोई भी किसी के बारे में भी आप लिख सकते हैं, या आपको निबंध आएगा पत्र लेखन। जैसे कि आप किसी के पास छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं, चाहे प्रिंसिपल के पास पत्र लिख रहे हैं, चाहे आपको कोई भी कार्य है, उस, उसके बारे में आप पत्र लिख रहे हो तो आपको एक पत्र निबंध पत्र लेखन इसमें आएगा। और इसमें संक्षेपण, इसमें मतलब इसमें बहुत इतना पैराग्राफ ऐसा लिख दिया गया होगा, और इसमें एक क्वेश्चन दिया है, एक दो क्वेश्चन दिया होगा, इसमें शॉर्ट का आपको इसमें से लिखना होगा, यानी आपको संक्षेपण कहलाएगा। ये बहुत आसान है, आपको ये आसानी से आप मान लीजिए आपको आसानी से एकदम 4 नंबर इसमें मिल जाएगा। तो यही आपका सिलेबस है। और आप लोग सोचेंगे कि आप ये इतना बता दिए तो ये कोई कितने क्लास में पूरा होगा, तो मान लीजिए आपको इसमें मतलब 110 या 105 110 या 105 क्लास लगेगा, जिससे आप जोड़ लीजिए कि 13-26 चैप्टर दोनों में है, तो एक चैप्टर में 3 दिन लगेगा, तो जो आप लोग इसके हिसाब से जोड़ लीजिएगा। और जो व्याकरण में बताए हैं तो और कुछ चैप्टर में 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और चैप्टर में ये आपको 2 दिन भी लग जाएगा। वही आपका सिलेबस है। अगर अच्छा होगा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।